नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज मोदी एक महानायक। इस सीरीज में आज चौथे एपिसोड की बारी है। एक प्रधानमंत्री जो सत्ता संभालता है तो इस वादे के साथ कि वह देश की सेवा और मेहनत में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। देश ने जो भरोसा उस पर दिखाया है उसको बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर देगा। वह भारत को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। साल 2023 की पहली तारीख से नरेंद्र मोदी के पिछले 8.5 साल के शासन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लेकर साहसिक और क्रांतिकारी फैसलों तक की असलियत को देखा। यह भी समझा कि इन 8.5 वर्षों में सेना के मोर्चे पर भारत कितना मजबूत और आक्रामक हुआ है। आज इस बात की पड़ताल करने जा रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की सही तस्वीर क्या रही है। तो इस सीरीज में आप अब आगे चलें हमारे साथ। आंकड़े ही सच का आईना होते, उनके बगैर कोई भी बात बेमानी है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने यानी कि 2014 में, तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। और आज कितनी हो गई है? आज की तारीख में भारत की जीडीपी 3 लाख करोड़ डॉलर के पास है, यानी कि 3.25 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहले आप जीडीपी समझिए। किसी देश में एक साल के दौरान जितनी चीज़ें पैदा होती हैं, बनाई जाती हैं और जो सर्विसेज का वैल्यू होता है, उन सबको जोड़ दें तो वो वैल्यू जो है वो जीडीपी है। यानी कि आपने अनाज पैदा किया, माल बनाए, रेल, हवाई जहाज़, ब्यूटी पार्लर, इवेंट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज के ज़रिए जो पैसा कमाए, जो वैल्यू बना आपका, यह सब मिलकर के जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी देश में सिर्फ 2 काम होते हैं, एक स्टील बनाया जाता है और दूसरा हेयर ड्रेसिंग का काम होता है। उस देश में साल में जो स्टील बनाया गया उसका वैल्यू है $100 और जो हेयर ड्रेसिंग की गई वो लगभग $50 के आसपास की सर्विस चार्ज के बराबर। यानी कुल मिलाकर उस देश का जो उस साल का जीडीपी हुआ वो 100 जोड़ 50 यानी कि $150। अब मान लीजिए कि उस देश में 10 लोग रहते हैं तो उस $150 में से हर आदमी पर कितना बैठता है? $15। यह हुआ वहाँ का पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। मतलब ये कि देश के कुल प्रोड्यूस प्रोडक्ट सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यही होता है पर कैपिटा इनकम। अब आगे सरकार जब सत्ता में आई तो जो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का था वो 79,000 रुपये सालाना था। अब आज की तारीख में वह कितनी है? 1.5 लाख रुपए की रकम साल की। 2014 तक देश में सड़कों की कुल लंबाई 54 लाख किलोमीटर थी। जब हम आज़ाद हुए तो 4 लाख किलोमीटर थी, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 54 लाख किलोमीटर थी। और मोदी के सत्ता में 8 वर्षों तक रहने के बाद यह लंबाई 65 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई। अगर आप इस हिसाब से देखें तो 8 साल में 11 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं। इस लिहाज से रोड नेटवर्क में भारत का स्थान अमेरिका के बाद दूसरा है। ये जो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वगैरह देखते हैं, ऐसे एक्सप्रेसवेज ने भारत में यातायात को लेकर के एक बड़ी क्रांति लाई। इस सरकार की ने इस लिहाज से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन तो बोलते 8 किलोमीटर बनाया। हम 8 किलोमीटर को 80 किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट DBM कोर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 100 आवर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया।
This record happened on the section of Delhi-Vadodara Greenfield alignment in Panchmahal district of Gujarat. फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है, ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। पूरे देश में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बहुत तेजी से बना है और लोगों को इसका फायदा है, यह समूचा हिंदुस्तान मानता है। उम्मीद ये है कि 2025 तक भारत का सड़क नेटवर्क में अमेरिका का पीछे छोड़ देना बनता है और वो पीछे छोड़ करके दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि वे 18 घंटे काम करते हैं, बिना नागा छुट्टी के ही काम करते हैं, तो जाहिर है उसका असर दिखता है। एक नियम जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुशासन का हिस्सा बन गया, वह है अगर शिलान्यास हो गया है और तारीख तय हो गई है उद्घाटन की, तो उस तारीख पर उद्घाटन होगा। नतीजा ये हुआ कि विकास ने रफ्तार पकड़ी, प्रोजेक्ट ना लटकते ना भटकते हैं, बल्कि तय समय पर पूरा होते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण है गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आधारशिला नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में उसकी रखी और अभी पिछले महीने 11 दिसंबर 2022 को उन्होंने उसका उद्घाटन किया। आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्ट सिर्फ 70 थे, 70। ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी, लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। बीते 8 वर्षों में, अभी सिंधिया जी ने काफी विस्तार से बताया, बीते 8 वर्षों में देश में करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट और इन दिनों 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट। अब आप ये समझिए कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। मौजूदा समय में देश में करीब 140 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। सरकार की योजना अगले 5 सालों में 220 हवाई अड्डों को विकसित करने की है। अब आप हेल्थ सेक्टर की बात ले लीजिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर दिया गया। कोविड के दौरान सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि जो देश का कम से कम नुकसान हो और इलाज के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कम से कम समय में हो जाएं, ऐसा बंदोबस्त या इस तरीके की फुर्ती सरकार ने दिखाई। एक बात यहाँ कहना ज़रूरी है कि कोविड के हमले ने हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बंदोबस्त है कमज़ोर सा, उसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचा और बताया कि खतरे की घंटी इस तरीके से कभी भी बज सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर बहुत सजग रहें, सक्रिय रहें। एम्स जैसी संस्था का देश में विस्तार लगातार हुआ। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ऐलान किया था कि एम्स बनाए जाएंगे, मगर ये ऐलान आगे कुछ खास बढ़े नहीं।
हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि 2012 तक भोपाल, पटना, जोधपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और ऋषिकेश ये 6 एम्स 2012 तक काम करने लगे थे। मोदी के आने के बाद नागपुर, कल्याण, मंगलगिरी, गोरखपुर, बठिंडा, बिलासपुर और देवघर ये 7 एम्स लोगों के इलाज के लिए खड़े हुए। आज देश में कुल 22 एम्स या तो चल रहे हैं या फिर शुरू होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और बहुत बड़ी समस्या हमारे हेल्थ सेक्टर की रही है डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप। डॉक्टर और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है। साल 2014 में हमारे यहां सिर्फ 6 एम्स होते थे। आज देश 22 एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए। 30 से अधिक संस्थानों पर तेजी से काम चल रहा है। भारत जैसे बड़े देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा ढांचा और मजबूत होना चाहिए। नरेंद्र मोदी यह महसूस करते हैं, लिहाजा इस तरफ उनका ध्यान रहता है। नरेंद्र मोदी ने उन क्षेत्रों में भी जहां भारत बहुत अच्छा कर रहा था मगर सिर्फ सरकारी नियंत्रण बना हुआ था, उसको एक उद्योग के तौर पर विकसित करने का अभियान शुरू किया। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत की। आप यूं समझिए कि यह एक अम्ब्रेला बॉडी है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसके तहत तमाम कंपनियां जो स्पेस साइंस में काम करना चाहती हैं वे आती हैं, आएंगी। इससे निजी संस्थाओं को बड़ी भागीदारी मिलती है, उनको बढ़ावा मिलता है। जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन वगैरह देशों में होता है, स्पेस साइंस का ढांचा जैसा वहाँ है वैसा ही भारत में तैयार किया जा रहा है। जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन बना है उसके तहत इसरो भी आता है और उसी के अंडर में मैप माई इंडिया, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा नेल्को और गोडरेज जैसी कंपनियां भी आ चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडियन स्पेस डोमेन में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है जो सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती। देश में ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, बस सरकारी रोक के चलते वो दायरा खुल नहीं रहा था, खुल गया। हमारे देश की कंपनियां देश और दुनिया का काम करके पैसा कमा सकती हैं, वो मामला अब बन गया, उसकी गुंजाइश बन गई है। यह रेवेन्यू का अच्छा जरिया साबित होगा। भविष्य का बेहतर निर्माण भी विकास ही है। इसलिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लाना मोदी के विजन का एक और बेहतर नतीजा है। भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले
स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार। लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है। विकास का विजन से कितना करीबी रिश्ता है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते समय समझ रहे होंगे। वही परंपरागत ढांचे और लकीर के फकीर बने रहने के जरिए हम दुनिया को मात नहीं दे सकते, वहाँ अपना परचम लहरा नहीं सकते। दुनिया की ताकतवर शक्तियों के बीच में अपने आप को खड़ा करना है तो बेहतरी की, विकास की जो नई नई संभावनाएं हैं उनको तलाशना और आजमाना बहुत ज़रूरी है। और यह विज़न मांगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से साफ हो रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार को समझने और उसे देश के सामने रखने के मकसद से इंडिया न्यूज़ यह सीरीज चला रहा है। और मोदी समय की ज़रूरत, चुनौतियों को जिस बारीकी से समझते हैं उसको हम आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज देखिए कि उसके बाद जितने स्टार्टअप्स आए उन्होंने देश में रोजगार और रेवेन्यू दोनों के लिहाज से मिसाल खड़ी की। कुछ कंपनियां तो बहुत कम समय में यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न को साधारण भाषा में आप ये समझिए कि जो कंपनी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन का रखने लगती है उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। आज अमेरिका में 122 यूनिकॉर्न हैं और चीन में 92, भारत में 50। अब ये समझिए कि 2016 के बाद से इन 6 वर्षों में भारत में 50 यूनिकॉर्न आ गए। भारत के स्टार्टअप 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। हर किसी को गर्व होगा। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। Our startups are changing the rules of the game. इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। हर नए एवेन्यू के साथ प्रधानमंत्री मोदी को रखना मैं इसलिए ज़रूरी मानता हूं क्योंकि देश के हर आदमी को समझ में आए कि जब कुछ नया है तो उस नए के लिए एक नया नज़रिया भी है। स्टार्टअप की 2-3 कहानियां सुनाना चाहता हूं ताकि उन्होंने बाजार में पैसे जिस तरह से कमाए, रोजगार पैदा किए, वो आप भी जान सकें। एक कंपनी है ग्लोबलवीज। नितिन अग्रवाल ने मई 2021 में होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, फैशन, ज्वेलरी और आई वियर जैसी अलग अलग कैटेगरीज में बिजनेस की शुरुआत की। महज 7 महीने में कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। इसी तरीके से आको है जो इंश्योरेंस सेक्टर में उतरी और उसका दावा है कि देश की पहली डिजिटल बीमा कंपनी है। आज की तारीख में एको यूनिकॉर्न है जिसका वैल्यूएशन करीब $1.1 अरब माना जाता है। ट्रेड का नाम आपने सुना ही होगा। अनोखी फिटनेस कंपनी है जिनको फिनटेक कंपनी कहते हैं आप। बेंगलुरु में कुणाल शाह ने 2018 में इसकी शुरुआत की और यह भी यूनिकॉर्न है। ट्रेड का विज्ञापन आप कपिल देव को, राहुल द्रविड़ को, माधुरी दीक्षित को करते हुए देखते होंगे। एक फिटनेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है Cure.fit। 2016 में मुकेश बंसल और अंकित नागोरी ने मिलकर के शुरुआत की थी इसकी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर काम करती है और न्यूट्रिशंस, क्लाउड किचन सेगमेंट में भी कारोबार करती है। शानदार स्टार्टअप। ऐसा ही ओला इलेक्ट्रिक या मैमर जैसी कंपनियां हैं।
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के लिए जैसी आवाज़ लगाई, सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गईं, ये सेक्टर बूम करने लगा और इसने हिंदुस्तान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसका सबूत दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार अपने इन स्टार्टअप्स के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें आर्थिक मदद देना हो, टैक्स में छूट देना हो, उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं, दुनिया के ताकतवर देशों के साथ स्पर्धा में खड़ा होने के लिए जो पुरानी परिपाटी या ढांचा मैन्युफैक्चरिंग का, रिसोर्स कंट्रोल का, सरकारी कंपनियों के जरिए ज़्यादा कमाने का रहा है, उसमें मोदी ने बुनियादी बदलाव किया है। अभी 3 महीने पहले जब बड़ोदरा में वे C295 कार्गो प्लेन की फैक्ट्री की आधारशिला रख रहे थे तो उनकी बात कई लिहाज से अहम थी। वे कह रहे थे कि पहले ये माना जाता था कि हमारे यहाँ स्किल मैन पावर नहीं है, लेकिन हमने इस दिशा में पिछले 8 साल में काम किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ लेबर लॉ को भी काफ़ी आसान किया है। देश मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। वे पूरे जोश से भरकर ये कह रहे थे कि अब भारत परिवहन विमान का बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। दरअसल स्पेस में नए नए वेन्यूज से लेकर कार्गो प्लेन बनाने तक, यूनिकॉर्न से लेकर मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, हिंदुस्तान दुनिया को प्रोडक्ट सप्लाई करने का हब बनेगा। साथियों, नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है। हिंदुस्तान विकास की इस राह पर तब है जब 2 साल का कोविड रहा और कोविड से आज भी वो लड़ रहा है। कोविड से लड़ने के बावजूद, दुनिया के तमाम देशों के बिखरने के बावजूद हिंदुस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से संभाला है, दुनिया में और दुनिया की जो बड़ी एजेंसीज़ हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो भी इसकी तारीफ करती हैं। हम मीडिया रिपोर्ट से बार बार ये सुनते हैं कि चीन सीमा की अपनी तरफ सड़कों का जाल फैलाए हुए है, मगर हमने अपनी तरफ आंकड़ा कभी गौर से नहीं देखा। पिछले 5 साल में चीन सीमा पर करीब 2100 किलोमीटर सड़क बना चुका है। अगर आप पाकिस्तान की सीमा पर देखें, बल्कि अब हिंदुस्तान की तरफ की बात करें, 2100 किलोमीटर हमने चीन के समानांतर बनाया है। पाकिस्तान की सरहद पर 1336 किलोमीटर रोड बनाई है। उत्तराखंड में बॉर्डर किनारे किनारे 345 किलोमीटर सड़क बनी है, चीन को जवाब देने के लिए, मौके पर मुकाबला करने के लिए। दूसरी ज़रूरत बात यह कि बाराहोती बॉर्डर जो चीन से लगता है और चमोली ज़िले में है, वहाँ ऋषिकेश से ट्रेन आएगी, यह व्यवस्था भी की गई है। 2024 में 24,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब आपको लद्दाख लेकर चलता हूँ। एक सड़क है जो लेह के पास दुर्बुक से होते हुए शोक नदी पार करके दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। चीन की सीमा के किनारे किनारे करीब 225 किलोमीटर लंबी यह सड़क 13,000 से लेकर के 16,000 फुट की ऊंचाई पर चलती है। वैसे तो यह बहुत पहले से बनाई जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसको पूरा किया। इस सड़क से 10 टन का वाहन या टैंक आसानी से गुजर सकता है। एक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क है जिसे बनाया जा रहा है और बहुत तेज़ी से पूरा होने वाली है। ये है सोमा से सेसरला तक बनाई जा रही सड़क, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है और यह करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इसे बानक सा मुर्गो और आखिर में दौलत बेग ओल्डी तक बढ़ाया जा सकता है। लद्दाख में चीन से युद्ध की स्थिति में ये दोनों सड़कें सेना को मदद पहुंचाने का बड़ा जरिया साबित हो सकती हैं।
सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर और मजबूत करने में मोदी सरकार ज़्यादा एक्टिव दिखी है। 2018-14 के बीच बॉर्डर पर लगभग 3600 किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 और 20 के बीच में 4764 किलोमीटर रोड बनाई गई। इसका बजट 23,000 करोड़ के आसपास से बढ़ा करके 47,000 करोड़ करना पड़ा। ये आंकड़ा आपके सामने अब आता है। अगर सरहदी इलाकों में पुलों के लिहाज से मोदी सरकार के काम करने को देखें तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से 6 साल पहले के दरमियान यानी कि 2008 से 2014 के बीच में जितने पुल बने उनकी कुल लंबाई 7,000 किलोमीटर रही, जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 साल में जो पुल बने उनकी कुल लंबाई 14,000 मीटर रही, 7,000 मीटर से लेकर 14,000 मीटर। अब सीमा पर सुरंगों की बात जहाँ तक है, 2018 से 14 के बीच में यानी जब मोदी सत्ता में नहीं आए थे, सीमा पर सिर्फ एक सुरंग बनी थी, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 साल के भीतर 6 सुरंगों का निर्माण किया है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल किसी भी समय शुरू हो सकती है। यह LAC पर तवांग सेक्टर में टैंक मिसाइल भेजने में बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि हर मौसम में इसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। एक सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भी प्रस्तावित है, इस पर भी काम जारी है। चीन को कभी भी करारा जवाब देने के लिए टनल बेहद अहम साबित होगी। आप यूँ समझ लीजिए कि 2026 तक देश की सीमाओं पर 271 ऑल वेदर टनल तैयार हो जाएंगे। चीन को सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यही कि भारत अपनी तरफ बड़े पैमाने पर रोड, पुल, सुरंग बना चुका है और बना रहा है। वह किसी भी समय चीन का सामना करने के लिए तैयार हो चुका है। वैसे सुरंगों की बात अटल सुरंग के बगैर पूरी हो नहीं सकती है। अटल सुरंग भी मनाली से लेह तक जाती है और यह भी बहुत अहम है। इस सुरंग का रोल चीन का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज इस सीरीज में बस इतना ही। कल जब हम मिलते हैं तो अगला एपिसोड मोदी एक महानायक का। तब तक के लिए नमस्कार।